हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा जो 2024 है, तो उसके लिए हम बायोलॉजी के जो थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी, तो उसी के यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा, जिसमें हमने जो आपकी थ्योरी आपको करवाई हुई है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करेंगे, ताकि आपका यहाँ पर बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए। और यहाँ डेली हम 10 क्वेश्चन करते हैं, तो इन 10 क्वेश्चनों का जब हम आपको विश्लेषण देते हैं तो 10 क्वेश्चनों के माध्यम से कम 50 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक फैक्ट जो हम आपको बताते हैं वो एक क्वेश्चन के तौर पर ही होता है। तो इससे पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। आपको सजेस्ट करेंगे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले थ्योरी क्लियर कीजिए। ठीक है, जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी तब ही आप ये प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे और इनके सही आंसर दे पाएंगे। और यदि आपने थ्योरी को कवर कर लिया है तो फिर आप जो ये क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर करवाते हैं, तो आप इनके अपने से सही आंसर लगाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमने हमारी थ्योरी कवर की थी कि जैसे हमने पहले आपका जो बायोलॉजी का टॉपिक होता सजीव जगत, ठीक है, तो सजीव जगत में सबसे पहले हमने आपको कोशिका करवाई। तो कोशिका में डायरेक्ट से तो हमने हार्ड चीज़ें नहीं बताई थी आपको, सबसे पहले कोशिका में हमने आपको बेसिक चीज़ें बताई। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रैक्टिस सेट है उसमें भी जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है उसमें कोशिका के बेसिक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर हमने किए कोशिकांग, विभिन्न प्रकार के जो कोशिका में कोशिकांग होते हैं उनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आज के सेशन में भी हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और यह जो क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं और टेट एग्जाम्स के ही क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया भी लगता है कि किस तरीके से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और अदर जो टेट्स एग्जाम हैं उनके भी यहाँ पर हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं 2 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर हो चुके हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं, अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है, कौन सा एक प्रक्रम है जिसके माध्यम से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो कोशिका झिल्ली के अंदर और कोशिका झिल्ली के बाहर आ जा सकता है। तो क्या जीवद्रव्य कुंचन, दूसरा ऑप्शन है अवसादन, तीसरा है विसरण और चौथा है आपका स्वेदन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण। ठीक है, विसरण के माध्यम से जो पदार्थ हैं वो कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। अब ये कोशिका झिल्ली क्या है तो आपको बता चुके हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है आपके कोशिकाओं को क्या संरचना प्रदान करती है, इसके बाद अर्धपारगम्य होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये भी बताया था कि लिपिड के कितने स्तर होते हैं, प्रोटीन के कितने स्तर होते हैं। तो थ्योरी आप क्लियर करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा होगा और आप चीज़ों को लंबे समय तक यहाँ पर अपने माइंड में रख पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए विसरण होता क्या है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण या डिफ्यूजन्स कहते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत प्रतिकृति 1972 में सिडर व निकोलसन्स द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसे तरल किरमीर प्रतिकृति के रूप में व्यापक रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये जो आपका जो फैक्ट देख रहे हैं ये आपकी लूसेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हर एक बुक्स को टच किया है जो ऑथेंटिक है और हर एक फैक्ट को यहाँ डाला है। जो आपकी थ्योरी में फैक्ट छूट जाते हैं वो यहाँ पर भी हम आपको कवर करवाते चलेंगे, तो आपको इससे बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कोशिका झिल्ली के आर पार जिस प्रक्रम के माध्यम से पदार्थ जाते हैं और आते हैं वो क्या होता है, आपका विसरण डिफ्यूजन्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा। दिया है उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को डैश कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या विसरण कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, सक्रिय आवागमन कहेंगे या निष्क्रिय आवागमन कहेंगे। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर बताना है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सक्रिय आवागमन इसको कहते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से
कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं का जो संचलन है वो सक्रिय आवागमन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिकाओं को साफ रखने में मदद करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम को ही आपके आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें एक ऐसे एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं कि यदि हमारे शरीर के अंदर या पादप जो सेल्स होते हैं उनके अंदर यदि कहीं टूट फूट हो जाती है तो यह जो है लाइसोसोम उनको पचा करके और साफ़ कर देता है। ठीक है, तो देखिए अब लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं क्या होता है लाइसोसोम। तो सबसे पहले तो कोशिकांग और उसकी खोज आपको याद रखनी है, किस कोशिकांग की खोज किसने की और कब की। ठीक है, तो जो लाइसोसोम है इसकी खोज क्रिश्चियन डी डवे ने सन 1958 में की थी। अब देखिए लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अपशिष्ट मतलब जो खराब पदार्थ होते हैं, टूट फूट जहाँ हो जाती है तो उनको साफ कर देता है। तो लाइसोसोम क्या है? कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है। याद रखेंगे कल हमने पढ़ा था जो कोशिकांग में, उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें ऊर्जा ग्रह कहा जाता है जिसे कोशिका का, या कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसके बाद हमने राइबोसोम पढ़ा था, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम्स को। ठीक है, आज लाइसोसोम आ गया आपका, तो लाइसोसोम को क्या कहेंगे? आत्महत्या की थैली कहेंगे। अब देखिए लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आपके कोशिकीय चयापचय, जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है उसमें व्यवधान के कारण जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और जो एंजाइम होते हैं इसके अंदर वह अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइड वैग कहा जाता है। तो कभी कभी हिंदी में लिख करके पूछ लेते हैं कोशिका का सुसाइड वैग किसे कहते हैं? ऑप्शन देंगे राइबोसोम, लाइसोसोम, किसे कहेंगे? तो लाइसोसोम को। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो पाचित कर देते हैं टूटी फूटी कोशिकाओं को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? किस कोशिकांग को एटम बम? एटम बम का मतलब जो सबको उड़ा जाए, ठीक है, उड़ा दे, तो वो आपका क्या होता है? लाइसोसोम ही होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका की पाचन थैली, मतलब जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, डाइजेस्टिव वैग किसे कहा जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाइसोसोम। तो कैसे कैसे करके क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको यहाँ पर हम बता रहे। ठीक है, अब लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलिथ एंजाइम, पाचक एंजाइम या अपाचक एंजाइम? तो यहाँ आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की अधिकता के कारण ही हमें लाइसोसोम का यह लक्षण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ देख लें थोड़ा सा, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कौन सा एंजाइम है? तो याद रखेंगे आप, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कोशिकाओं की टूट फूट जहाँ हो जाती है या कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं उसको पाचित कर देता है। तो वो कौन सा एंजाइम होता है इसमें शक्तिशाली? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार एवं अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो यहाँ पूछा है कोशिका में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका सेल ऑर्गेनल्स होता है। इसकी खोज की थी पोर्टन है। इसे हिंदी में तो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यह जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है।
इसको ही हम अंतः प्रद्रव्य जालिका कहेंगे। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जैसे हमारी कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी है, उसी तरीके से ये भी लाइपोप्रोटीन की बनी है और यह 2 प्रकार की होती है। अब इनके 2 प्रकार क्यों ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि जो इसका दूसरा प्रकार होता है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसी में आपके राइबोसोम देखने को मिलेंगे, जो कि आपके प्रोटीन की फैक्ट्री कहे जाएंगे, प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, और दूसरा है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो इसमें जो है चिकनी में अंतः प्रद्रव्य जालिका में इस प्रकार की जालिका की जो झिल्ली होती है वो चिकनी होती है, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, तो याद रखिए। ठीक है, इसमें राइबोसोम नहीं होते, यह लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी है। तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि बताइए कौन सा जो रेटिकुलम है वो लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी है, तो वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जबकि खुरदरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो बाहरी झिल्ली है उसके ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हीं कणों को राइबोसोम कहते हैं, और यही राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। अब चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में, जिसे हम लिपिड कहेंगे, और खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में। तो इनके जो कार्य हैं वो याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो यहाँ भी एक ये आपका कोशिकांग होता है जिसे हम गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गाल्जी बॉडी भी इसे कहते हैं, गाल्जी उपकरण कहते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, क्या श्वसन करना, कोशिका विभाजन करना, पाचक रस उत्पन्न करना, या स्राव करना। ठीक है, स्रावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्रावी। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य है, स्टेरॉइड होता है यह। तो गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। गाल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया या डिक्टियोसोम भी कहते हैं। कोशिका का यातायात प्रबंधक गाल्जी उपकरण होता है। तो जैसे हर एक जो कोशिकांग है उसका अपना कार्य होता है। ठीक है, अब जहाँ ऊर्जा बन रही है, मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो इस ऊर्जा को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य कौन करेगा, आपका गाल्जी उपकरण ही करता है, मतलब स्राव करता है, बहा करके दूसरे स्थानों तक ले जाता है। तो इसको हम ऊर्जा यातायात का साधन भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग जंतु सेल में नहीं पाया जाता। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है कि कौन से कोशिकांग आपके जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कौन से कोशिकांग आपके पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पूछा है कौन सा कोशिकांग जंतु सेल में नहीं होता। तो क्या प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, गाल्जी उपकरण, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिड। यह जो होते हैं यह केवल आपके पादप सेल में देखने को मिलते हैं। आपने पढ़े होंगे जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, वो रंग प्रदान करते हैं, तो ये केवल पादप सेल में होते, जंतु में नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जबकि कोशिका झिल्ली, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया ये आपके पादप में भी होते हैं और जंतुओं में भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। जो प्लास्टिड होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं। यह हरा रंग देता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। ठीक है, इसी की सहायता से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता, कोशिका का रसोई घर क्या है, तो आपका प्लास्टिड है, कौन सा, हरित प्लास्टिड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी राइबोसोम होते हैं। दूसरा प्रकार है आवरणीय लवक और वर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो जो आवरणीय लवक है ये रंगहीन लवक होता, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन बनता है। रंगहीन लवक का उदाहरण है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, मतलब जो जड़ें वगैरह होती हैं जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पर यह पाया जाता है। जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तने, मतलब कुछ तने का जो पार्ट्स भूमि के अंदर चला जाता है उसमें, आदि में भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला ये लवक होता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। जो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता पौधे के जिस भाग में, जैसे जड़ें हो गई, भूमिगत तने हो गए, तो इनमें कौन सा वर्णक होता है, अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट होता है। भोज्य पदार्थों का संग्रह कौन करता, तो जड़ों के माध्यम से ही तो भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। ठीक है, तो वो भी आवरणीय लवक है। फिर है वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन होता है और प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग का होता है। और यह पौधे के जो रंगीन भाग होते, जैसे पुष्प हो गया, फल भित्ति हो गई, बीज हो गए, इनमें ये देखने को मिलता है। ठीक,
आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर आप ज़रूर बताएं यदि आपने थ्योरी वाली क्लासें करी हैं तो, ठीक है। तो ये भी आपको खोजें याद रखना है, केंद्रक की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, जो केंद्रिका होती उसकी खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज किसने की, क्योंकि यहाँ से फैक्ट के रूप में क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई डाउट बनता है तो उसको भी आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।